हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे NCERT साइंस क्लास 8th का जो 16वां चैप्टर है, जिसका नाम है प्रकाश। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों पर बात करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो चलिए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये दिया हुआ है। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। देखिए, प्रश्न पूछ रहा है कि आप किसी अंधेरे कमरे में हैं। मान लीजिए ये कोई कमरा है, इसमें अंधेरा है और कमरे के अंदर यहाँ पर आप हैं। तो क्या आप कमरे में वस्तुओं को, यहाँ पे कोई वस्तुएं रखी हुई है तो इनको देख सकते हैं क्या? या फिर कमरे के बाहर वस्तुएं रखी है, इनको हम देख सकते हैं क्या? ये पूछना चाह रहा है ये प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हम कमरे में वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा। यानी वस्तुओं को देखने के लिए हमें परावर्तित प्रकाश होना वहाँ पर ज़रूरी है। और जब किसी वस्तु पे, मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, इधर से प्रकाश आया, इस पर टकरा के वापस अपनी आँखों पर जब प्रकाश आएगा तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो वस्तुएं हैं उन पर तो प्रकाश गिरेगा ही नहीं, कमरे के अंदर वाली पर तो प्रकाश परावर्तित भी नहीं होगा, और इसी वजह से हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकते हैं यदि वहाँ पर रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँच सके। यानी कमरे के बाहर अगर कोई वस्तुएं रखी हुई है तो उन वस्तुओं को भी हम तब ही देख पाएंगे जब कमरे के बाहर प्रकाश हो। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये कमरा है, आप यहाँ पर कमरे के अंदर हो, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और कमरे में क्या है? अंधेरा है। कमरे में क्या है? अंधेरा है। अब अंधेरे कमरे में वस्तुएं जो है वो भी अंधेरे में होगी, तो इनको तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु को, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसको मैं देखना चाहता हूँ, तो प्रकाश की किरण जब इस पे गिरेगी और परावर्तित होकर वापस अपनी आँख तक जाएगी, तब हम उस वस्तु को देख पाएंगे। यानी हमारा प्रकाश में होना ज़रूरी नहीं है, उस वस्तु का प्रकाश में होना ज़रूरी है जिसको हम देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो कमरे के अंदर वस्तुएं हैं, इनको तो हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रकाश नहीं है। बाहर की वस्तुओं की बात करें तो यहाँ बाहर मान लो कोई वस्तु रखी हुई है ये, अब इसको भी हम तब ही देख पाएंगे जब इस पर प्रकाश की किरण आएगी और टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? सबसे पहले तो नियमित और विसरित दोनों परावर्तन में अंतर लिखना है, बताना है। और फिर विसरित परावर्तन का अर्थ, क्या परावर्तन के नियम विफल हो गए, ऐसा है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। नियमित परावर्तन की बात करें तो देखो, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं।
अगर दर्पण के जैसा कोई चिकना पृष्ठ है और उससे परावर्तन हो रहा है तो उसे हम नियमित परावर्तन कहेंगे। बात करें विसरित परावर्तन की, तो जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। दोनों को मैं एक बार समझा देता हूं आप लोगों को। नियमित परावर्तन की बात करें तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, तो सतह कैसी होगी? बिल्कुल चिकनी सतह होगी। अब जैसे यहाँ पर ये अभिलंब मान लो, इस अभिलंब से जितने डिग्री का कोण बनाते हुए किरणें आएगी उतने ही डिग्री का कोण बनाते हुए ये परावर्तित होगी। तो यहाँ पर देखो, आने वाली किरणें जो आपतित किरणें हैं ये भी कैसी है? समानांतर है। और जाने वाली किरणें भी कैसी है? समानांतर है। तो ये जो परावर्तन है कैसा परावर्तन हो जाएगा? नियमित परावर्तन हो जाएगा। दूसरे परावर्तन की अगर मैं बात करूं तो सतह जो होगी कैसी होगी? खुरदरी होगी। अब आने वाली किरण और जाने वाली किरण का जो स्थिति होगी वो जरूरी नहीं है समानांतर हो। हाँ, आने वाली किरणें तो समानांतर होगी लेकिन जाने वाली समानांतर हो ये जरूरी नहीं है। अब देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपतित किरणें जो हैं वो तो कैसी है? समानांतर है, लेकिन परावर्तित किरणें समानांतर नहीं है। ये एक किरण इधर जा रही है, एक इधर आ गई, एक इधर गई, तो ये समानांतर नहीं है। तो ये कैसा हो गया परावर्तन? विसरित परावर्तन हो गया। तो आशा करता हूं नियमित और विसरित परावर्तन आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में आगे प्रश्न और पूछ रहा है कि क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए? तो इसका आंसर है नहीं। विसरित परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इस प्रकार दूसरा जो प्रश्न है इसका आंसर आप लोगों को मिल गया है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। देखिए, तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा? प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताना है। यहां पर देखिए स्थितियां दे रखी है, जैसे क, ख, ग, घ, ण और च। 6 स्थितियां यहां पर दे रखी है और इन 6 स्थितियों में देखो, जैसे नीचे उत्तर में आप देख रहे होंगे, नियमित और विसरित परावर्तन को बताना है, यानी परावर्तन कौन सा हो रहा है। ठीक है, देखते हैं इनको एक एक करके। चलिए बात करते हैं पहले की, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या लिखा हुआ था कि प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो क्या होगा। तो देखिए, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज अगर है और उस पर पॉलिश युक्त है तो बिल्कुल चिकनी होगी, और चिकनी पर आने वाली जाने वाली किरणें कैसी होती है? समानांतर होती है। तो समानांतर होती है तो वो परावर्तन कैसा होता है? नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे की, चौक पाउडर की। तो देखिए, चौक पाउडर जो है, अगर मान लो इस पर किरण पुंज आता है, समानांतर किरण पुंज, तो परावर्तन होगा विसरित परावर्तन, क्योंकि चौक पाउडर जरूरी नहीं है एक सतह के रूप में हो समतल में। चौक पाउडर कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है, तो ऐसे जो सतह होगी कैसी बनेगी? खुरदरी बनेगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की, गत्ते का पृष्ठ है। अब गत्ते का पृष्ठ है तो भाई गत्ते का पृष्ठ भी क्या होता है? थोड़ा खुरदरा होता है, बिल्कुल प्लेन नहीं होता है। अब खुरदरी सतह पर कोई समानांतर किरण पुंज आता है तो टकराने के बाद में समानांतर रूप से जाता नहीं है, तो परावर्तन कैसा हो गया? विसरित परावर्तन हो गया, विसरित परावर्तन हो गया। बात करते हैं अगले की, संगमरमर के फर्श पर फैला जल
हाँ, संगमरमर के फर्श पर कोई जल फैला है और उस पर प्रकाश पुंज आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसा परावर्तन वो होगा। तो देखिए संगमरमर के फर्श पर जल फैला है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन संगमरमर का फर्श होगा बिल्कुल कैसा होगा, चिकना होगा। और चिकने फर्श पर जो परावर्तन होगा कैसा होगा, नियमित परावर्तन होगा। कैसा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा। तो सही आंसर हो गया यहाँ पर संगमरमर के फर्श में नियमित परावर्तन। बात करते हैं दर्पण की। तो देखिए दर्पण जो है, दर्पण पर अगर कोई प्रकाश पुंज आता है तो वह सीधी रेखा में जाएगा, तो समानांतर ही तो किरण पुंज आ रही है और जाने वाली भी कैसी होगी, समानांतर ही होगी, तो नियमित परावर्तन हो जाएगा। अब बात करते हैं कागज के टुकड़े की। देखो कागज का टुकड़ा यहाँ दे रखा है, कागज का टुकड़ा ये रहा। कागज का टुकड़ा बिल्कुल प्लेन होगा। आने वाली किरण यानी आने वाली किरणों का पुंज और जाने वाली किरणों का पुंज जो होगा कैसा होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी नियमित परावर्तन होगा। ठीक है, अब एक बार इनको सबको मैं बता देता हूँ। देखिए पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज पर कैसा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन होगा। चौक पाउडर पर विसरित परावर्तन, गत्ते के पृष्ठ पर विसरित परावर्तन, संगमरमर के फर्श पर जल फैला है तो नियमित परावर्तन, दर्पण का टुकड़ा है तो भी नियमित परावर्तन, कागज का टुकड़ा है तो नियमित परावर्तन। इस प्रकार आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसको कैसे व्यवस्थित करना है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने इस प्रकार है। प्रश्न पूछ रहा है परावर्तन के नियम बताइए। इस प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों को परावर्तन के नियम बताने हैं। परावर्तन के नियमों में पहला नियम, परावर्तन के दो नियम हैं और निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देखिए, दोनों की बात करते हैं। पहला नियम तो है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण को तो कोण आई से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को कोण आर से दर्शाते हैं, तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा। दूसरा है आपतित किरण। आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। देखो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब देखिए परावर्तन के जो नियम हैं इनको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए ये जो सतह है, ये सतह तो कौन सी हो गई, परावर्तक सतह हो गई, और परावर्तक सतह जो है इससे टकराकर किरण वापस जाएगी। परावर्तक सतह के समकोण पर यानी 90 डिग्री के कोण पर ये हो गया अभिलंब। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर अभिलंब होता है। अब ये जो किरण है इधर से आ रही है तो आने वाली किरण तो क्या हो गई, आपतित किरण हो गई। ठीक है, और ये जो किरण यहाँ से टकराकर जा रही है ये जाने वाली किरण हो गई परावर्तित किरण। बीच में हो गया अभिलंब, और परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर यानी यहाँ पर इस बिंदु पर जहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों मिल रहे हैं इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु के बारे में तो कुछ पूछ नहीं रहा है, हमसे पूछ रहा है या जो नियम हमें दिए गए हैं, नियम में दिया गया है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी ये किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी ये किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है ये परावर्तन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, दूसरा है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो, और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या है, एक ही तल पर हैं। अगर देखो मैं आप लोगों को ऐसे बताऊं, इस परावर्तन का जो दृश्य आप लोगों को दिख रहा है, मान लो ये कोई दीवार है यहाँ बन जाएगा अभिलंब, यहाँ से कोई किरण आई और टकरा के यहाँ चली गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब
तीनों बताओ एक ही तल में हुए या नहीं। ये एक ही तो तल है, ये परावर्तक सतह है, इधर वाला एक तल, इधर वाला दूसरा तल, तो तीनों एक ही तल में हुए या नहीं तीनों। तो इस प्रकार दूसरा नियम यह है कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हो गए। इस प्रकार परावर्तन के नियम होते हैं कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। यानी हमें यह दर्शाना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अभी अभी परावर्तन के जो नियम मैंने बताए हैं उसका परावर्तन का दूसरा नियम यही था, फिर भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ एक क्रियाकलाप के द्वारा। एक कागज की शीट को मेज पर रखें और उसके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापनी की सहायता से खींचते हैं। एक कागज लेना है, मेज पर उसको रखना है और उसके बीच में एक सीधी रेखा खींचनी है पेंसिल और मापनी मतलब पैमाने से। फिर उस सीधी रेखा पर शीशा खड़ा करना है और उसके पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर प्रकाश डालना है और डालते हैं प्रकाश तो हम देखते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रयोग हम करके और आसानी से देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। छठा प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें देखो पहला क्या है कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से, रिक्त स्थान है मीटर दूर दिखाई देता है। यानी कितनी मीटर दूर दिखाई देता है, तो देखिए दर्पण कैसा है, समतल दर्पण है, 1 मीटर सामने खड़ा है तो 1 मीटर अपने प्रतिबिंब से 1 मीटर दूर ही दिखाई देगा। यदि समतल दर्पण के सामने 1 मीटर पर दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर दूर दिखाई देता है, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर तो 1 लिखा हुआ है। अब इस आंसर को आप सही करते हो या गलत करते हो मैं पेंडिंग छोड़ता हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ये दर्पण है, ये दर्पण है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इसकी दर्पण से दूरी कितनी है 1 मीटर और इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा भाई, 1 मीटर दूर ही बनेगा। और प्रश्न कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितने मीटर दूर दिखाई देता है, प्रतिबिंब से। तो वास्तविक स्थिति ये हो गई, प्रतिबिंब ये हो गया। तो अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसमें एक ही सही है या और कुछ आएगा, 2 आएगा या और कुछ इससे अलग आएगा, उसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा इसी का ख दिया हुआ है कि यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान हाथ से छुआ गया है। अब देखो भाई समतल दर्पण है, मान लो इसके सामने अपन खड़े हैं, मान लीजिए यहाँ हम खड़े हैं, ये यहाँ मान लो हम खड़े हैं, ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, मान लो ये लेफ्ट है ये राइट है। अब इसी को अपन प्रतिबिंब में जब देखेंगे तो लेफ्ट तो क्या दिखेगा, राइट दिखेगा, राइट क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा। ये तो आप लोग जानते ही हो कि कोई समतल दर्पण है उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। अब प्रश्न को फिर से देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं,
दाएं हाथ से यहाँ मान लो लेफ्ट बायां कान है, बायां कान को छुएं तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान बाएं हाथ से छुआ गया है। बिल्कुल सही बात है, दायां कान बाएं हाथ से छुआ है। तो दोनों जो रिक्त स्थान है यहाँ पर लेफ्ट लेफ्ट यानी बायां बायां आ जाएगा। ठीक है, दोनों रिक्त स्थानों में बायां बायां आ जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तीसरा इसी का ग है कि जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज हो जाता है, बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, ये लिखना है। तो देखिए मंद प्रकाश मतलब मान लो कम प्रकाश की स्थिति होती है तो पुतली का आकार विस्तृत हो जाता है। विस्तृत मतलब अधिक हो जाता है। और जैसे ही तेज प्रकाश में मान लो प्रकाश तेज है और वहां पर हम चले जाते हैं तो पुतली का आकार ऐसा देखो, जैसे भी ये बिंदु लगा रहा हूं यहाँ पे, इस गोले के अंदर बिंदु लगा रहा हूं, ये ऐसा बिल्कुल सुई की नोक के जैसा हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए घ, इसी का घ, रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या होती है, अधिक होती है या कम होती है। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में, जो रात्रि में उड़ते हैं उन पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की बात करें तो शंकुओं की संख्या शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या की बात कर रहे हैं। शंकुओं की संख्या अधिक होती है। शंकु कोशिकाएं, शलाका कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिकाएं होती है। तो रात्रि में जो उड़ते हैं पक्षी, उनकी नेत्रों में, उनकी आंखों में शंकुओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब देखिए 7वां और 8वां प्रश्न है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए 7वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव होता है या कभी कभी होता है या विशेष दशाओं में होता है या कभी नहीं होता है। अब सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये है क्या। तो आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा है परावर्तन के नियम। उन परावर्तन के नियमों में पहला नियम जो आपने पढ़ा वो यही था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो सदैव ही होगा। तो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा क, सदैव, जैसा कि आंसर में भी आप लोगों को दिया हुआ है, सदैव आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। भाई समतल दर्पण से अगर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होगा। सबसे पहली बात तो ये पता चले कि आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो इस बात का तो हमें पता है कि वो जो दर्पण से, समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा कैसा होगा, आभासी होगा। अब यहाँ आभासी में भी दो सही दिखाई दे रहे हैं। भाई ग और घ तो हो ही नहीं सकते, इनको तो भूल जाओ। अब आभासी है तो पहले में तो लिखा हुआ है कि दर्पण के पीछे आवर्धित, दर्पण के पीछे और बड़ा। दूसरा दे रखा है कि दर्पण के पीछे और बिंब के साइज के बराबर, बिंब के साइज के बराबर। अब बिंब क्या है, प्रतिबिंब और बिंब। देखो मान लीजिए यहाँ कोई दर्पण है, यहाँ कोई वस्तु है, तो वास्तविक स्थिति तो क्या कहलाती है, बिंब कहलाती है। और इधर जो फोटो बनेगी वो क्या होती है, वो प्रतिबिंब कहलाती है। तो बिंब और प्रतिबिंब ऐसे, इसे कहते हैं बिंब और इसे कहते हैं प्रतिबिंब। तो दर्पण के पीछे तो बनता है, बड़ा बनता है, ऐसा नहीं है, पीछे तो बनेगा लेकिन बड़ा नहीं बनेगा। यहाँ पर बात करें दर्पण के पीछे भी बनता है, बिंब के साइज का बनता है बराबर का, तो बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ख। यानी देखिए जैसे 1 मीटर दूरी पर यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है तो इसी के पीछे 1 मीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा, आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा और बिंब के साइज का होगा। इसका साइज जो है वही साइज इसका होगा। ठीक है, सही आंसर हो गया ख, आभासी, दर्पण के पीछे तथा बिंब के साइज के बराबर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा, केलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। केलाइडोस्कोप की जो रचना है वो कैसी है, कैसे इसका वर्णन करेंगे। तो देखिए केलाइडोस्कोप की रचना यहाँ पर दिया हुआ है, रचना बताई गई है। आनत दर्पणों से बहुलित परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक मनोरंजक युक्ति है जिसे बहुमूर्तिदर्श केलाइडोस्कोप कहते हैं।
इसमें 3 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे जाते हैं। दर्पणों को प्राय एक बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है, जिसके एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं। जब दूसरे सिरे से देखते हैं तो दर्पणों द्वारा बने कांच के टुकड़ों में बहुलित प्रतिबिंबों के कारण एक सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। बहुमूर्ति दर्श को घुमाने पर कांच के टुकड़ों तथा उनके प्रतिबिंबों द्वारा बना पैटर्न परिवर्तित होता रहता है। ये होती है केलाइडोस्कोप की रचना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 10वां प्रश्न देखिए, मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बताइए। मानव नेत्र का रेखा चित्र बनाना है। उसमें देखिए आप लोगों को कि देखिए सबसे पहले तो एक गोलाकार संरचना होगी, बीच में ये लेंस होगा। लेंस के दो बाहर की तरफ जो ये उभरा हुआ भाग है ये कॉर्निया होता है, और लेंस को कॉर्निया की सतह से जो जोड़ने वाली दोनों तरफ जो झिल्लियां होती है, परितारिका होती है। परितारिका के जस्ट थोड़ा आगे क्या होती है, पक्षमाभी पेशियां होती है। ये पक्षमाभी पेशियां है। पीछे की तरफ जाएंगे तो प्रकाशिक तंत्रिका होती है, और यहाँ से यहाँ ये क्या होता है, रेटिना होता है। इस प्रकार नेत्र की संरचना आप लोगों को दिखाई दे रही है, आसानी से आप बना सकते हो। बीच में ये जो खाली जगह है इसमें क्या होता है, काचाभ द्रव होता है, और इस काचाभ द्रव से ही आँख की जो संरचनाएं होती है वो स्वस्थ रहती है, उनको पोषण मिलता रहता है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगर 10वें प्रश्न में नेत्र की संरचना में आप लोगों को समस्या आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पॉज करके भी आप डायग्राम बना सकते हैं। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। गुरमीत लेजर टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता है। उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार की व्याख्या कर सकते हैं? भाई, अध्यापक ने जो मना किया उस क्रियाकलाप को करने के लिए, क्यों किया, उसका कारण आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या कहता है। अध्यापक ने उसे ऐसा करने से इसलिए मना किया क्योंकि लेजर किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक तेज प्रकाश होने के कारण इससे हमारी आंखें खराब हो सकती है। इसलिए अध्यापक द्वारा गुरमीत को लेजर टॉर्च का प्रयोग करने के लिए मना करना उचित है। बिल्कुल, हम इसका विश्लेषण कर चुके हैं कि गुरमीत के टीचर ने लेजर टॉर्च का उपयोग करने के लिए जो मना किया है वो क्यों किया है, क्योंकि लेजर टॉर्च जो है इसकी किरणें जो होती है रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, और अधिक तेज प्रकाश से हमारी आंखें खराब हो सकती है। इसलिए गुरमीत के सर ने, टीचर ने इसको ऐसा करने के लिए जो मना किया वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। भाई, कुल मिला के ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि हमें हमारे नेत्रों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से तरीके इसके हो सकते हैं। तो नेत्रों की देखभाल हम निम्न तरीकों से कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, प्रत्येक तरीके को हम देखेंगे। पहला तरीका देखो, यदि हमारी आंखों में कोई भी समस्या हो तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए और नेत्रों की नियमित जांच करानी चाहिए। अगर आंखों में कोई भी समस्या है तो नेत्र विशेषज्ञ के पास जाओ और नियमित जांच करवाते रहो। ये काम हमको करना है। दूसरा, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करें। भाई, डॉक्टर ने सलाह दी है कि आपको चश्मा पहनना है तो उचित चश्मा पहनिए, उचित नंबर का जो चश्मा है वो ही पहना जाए। तीसरा बिंदु है, तीसरा तरीका कौन सा है देखभाल का, कि नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। देखो, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हो, बिल्कुल कम प्रकाश वाला प्रकाश स्रोत आप लोगों के सामने है तो वो भी आप लोगों के लिए खतरनाक है, और बहुत ज़्यादा प्रकाश स्रोत अगर आपके सामने है तो वो भी क्या है, खतरनाक है। इसलिए नेत्रों के लिए बहुत कम और बहुत अधिक प्रकाश में भी हमें नहीं रहना चाहिए।
ठीक है। अगला देखिए, सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, बहुत तेज धूप के साथ दिखाई दे रहा है और हम उसकी तरफ देखना चाहते हैं तो वो गलत है, उससे हमारी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए तेज प्रकाश वाले या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत जो है उसको कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं अगले की, पांचवा बिंदु है कि अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए और यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाइए। नेत्रों को कभी भी बार बार रगड़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए नेत्रों में कोई धूल का कण चला गया तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोएं या फिर डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है। अगला देखिए, छठा, अपने नेत्रों को बार बार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। आंखों की देखभाल के लिए बार बार स्वच्छ जल, और मैं तो कहूँगा कि स्वच्छ के साथ साथ ठंडा जल है तो बार बार उससे धोइए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है। अगला देखते हैं, सातवां बिंदु है कि पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखना चाहिए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। सामान्य दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, जिसके बारे में आप जानते हो। तो कम से कम या अधिकतम 25 सेंटीमीटर जो दूरी है उस पर रखकर ही हमें पढ़ना चाहिए। अगला बिंदु इसी में दे रखा है कि अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर अथवा उसे नेत्रों से बहुत दूर रखकर भी नहीं पढ़ना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों की पुस्तक रखी हुई है और यहाँ पर आप बैठे हो और पढ़ना चाह रहे हो, तो ये बहुत दूर भी नहीं होनी चाहिए, बहुत पास भी नहीं होनी चाहिए। इसके बीच की सामान्य दूरी की बात करें तो 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए लगभग। इस प्रकार आँख की देखभाल या नेत्रों की देखभाल के जो ये 7 बिंदु हैं, सातों बिंदु आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप इसको वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसको फिर एक साथ आसानी से लिख सको। समझने के लिए तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और जैसे ही आप प्रश्नोत्तर लिख रहे हो, अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो नोटबुक में, तो वीडियो को पॉज करके और आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला क्वेश्चन है 13वां प्रश्न आप लोगों का ये रहा कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा। भाई यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री के कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। ये कहना क्या चाह रहा है इसको समझो आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई परावर्तक सतह है, ये हो गया अभिलंब, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। कह क्या रहा है कि यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाती है, कुल मिला के आपतित किरण ये और परावर्तित किरण ये, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना होगा? 90 डिग्री का इसने बता रखा है। ये 90 डिग्री का है तो इसका जो आपतन कोण है उसका मान कितना होगा? तो भाई अभिलंब के साथ आपतन कोण जितना बनेगा परावर्तन कोण भी उतना ही बनेगा। अब दोनों का मान बराबर है तो 90/2 कर दो, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 45 डिग्री आंसर आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दे रखा है कि आपतन कोण का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है 14वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि यदि 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। भाई 2 समानांतर समतल दर्पण, जैसे मान लो एक समतल दर्पण ये है और दूसरा समतल दर्पण ये है, इनको आप छोड़िए भी। एक समतल दर्पण ये रहा, मान लो ये है, और दूसरा समतल दर्पण यहाँ रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? समानांतर हैं। अब समानांतर समतल दर्पण है, इनके बीच की दूरी की बात करें अपन तो मान लो 40 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं और इनके बीच में कोई मोमबत्ती रखी हुई है। मान लो यहाँ पर कोई मोमबत्ती रखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मोमबत्ती रख दी अपन ने।
अब इसके प्रतिबिंबों की संख्या पूछ रहा है कि मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब, इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो भाई देखिए दोनों जो दर्पण है ना वो कैसे हैं, समानांतर हैं, और समानांतर दर्पणों के बीच में कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे जिनकी कोई संख्या नहीं होगी। तो इसका आंसर देखो ये रहा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 15वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 15वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। यानी ये कह रहा है कि दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। एक दर्पण ये रहा, दूसरा दर्पण ये रहा। लंबवत का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोनों दर्पणों के बीच में। अब प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बना रही है। ये 30 डिग्री का कोण बना ली अभिलंब से। कोण 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनानी है हमको। अब देखिए जैसे मान लो यहाँ से ये किरण आई तो ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए इधर से जाएगी, यहां बनेगा इसका अभिलंब। तो यहां पर इस अभिलंब के साथ में ये आने वाली किरण जितने डिग्री का कोण बना के आएगी उतने डिग्री का कोण बनाते हुए ही ये जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दो दर्पण हैं। देखो एक दर्पण तो ये रहा, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं एक दर्पण ये है, दूसरा दर्पण ये है। दोनों 90 डिग्री के कोण पर यहाँ पर रखे हुए हैं। अब यहाँ कहा गया है कि एक दर्पण पर आने वाली किरण कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बना के आ रही है और 30 का बना के जाएगी। तो आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों का 30-30 जोड़ेंगे, कितना हो गया, ये 60 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इधर से ये किरण गई, ये हो गया इसका अभिलंब। अब जितने डिग्री का कोण बनाते हुए ये आएगी उतने डिग्री का कोण बनाते हुए ये जाएगी। अब देखो अभिलंब के साथ ये तो बना रही है 30 डिग्री का, समकोण पर रखा हुआ है। यहाँ ये बनाएगी 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री का बना के आ रही है तो 60 डिग्री का बनाते हुए ये जाएगी। तो इनको मान लो जैसे ये R1 पहली हो गई और ये हो गई R2। तो देखो पहले दर्पण पर जो किरण बन रही है वो दोनों I और I प्लस R का अगर अपन मान देखें तो 60 डिग्री हो जाएगा। दूसरे परावर्तक सतह या दूसरे दर्पण पर अपन देखेंगे तो I प्लस R बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्योंकि यहाँ से टोटल 60 डिग्री है, यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। चित्र 16.20 ये चित्र दर्शा रखा है। इसमें दर्शाए अनुसार बूझो एक समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व से कुछ हटकर एक किनारे ए पर खड़ा होता है। एक किनारे पर खड़ा होता है, क्या वह स्वयं को दर्पण में देख सकता है? क्या वह P, Q तथा R पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब भी देख सकता है? ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ A बिंदु पर तो क्या है, बूझो है। ये P, Q और R तीन वस्तुएं हैं। कोई पूछना प्रश्न ये चाह रहा है कि बूझो समतल दर्पण के ठीक सामने पार्श्व पर मतलब कोने पर बिल्कुल ठीक सामने दिखाई दे व्यवस्थित है वो, और ए पर वो खड़ा है। P, Q, R वस्तुओं के प्रतिबिंब को वह देख पाएगा क्या? खुद का प्रतिबिंब भी वह देख पाएगा क्या? इसके बारे में ये पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए खुद यहाँ खड़ा है तो खुद के प्रतिबिंब की बात करें तो खुद के प्रतिबिंब को तो वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि देखिए ये
अगर यहाँ खड़ा होता तो इस प्रतिबिंब को देख लेता, लेकिन यहाँ खड़ा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब यहाँ तक तो दर्पण है ही नहीं, तो इसका प्रतिबिंब, खुद का प्रतिबिंब तो दिखाई नहीं देगा। आगे बात करते हैं। देखो, वह स्वयं को दर्पण में नहीं देख सकता। वह पी क्यू पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को देख सकता है, लेकिन आर पर अगर कोई वस्तु स्थित है तो उन वस्तुओं के प्रतिबिंब को वह नहीं देख पाएगा। यानी यहाँ पर खड़ा है, खुद का प्रतिबिंब भी नहीं देखेगा और आर का प्रतिबिंब भी नहीं देखेगा, पी और क्यू का प्रतिबिंब वह देख लेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। 17वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ए पर कोई वस्तु स्थित है, उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17वें में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ये दर्पण है, यहाँ दर्पण दिखाया गया है, ये बिंदु ए है, बी पर पहेली है और सी पर बूझो है। ठीक है, अब पहला प्रश्न पूछ रहा है कि ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये बताना है, दूसरी स्थिति में क्या स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है, स्थिति बी से पहेली जो है इसके प्रतिबिंब को देख सकती है क्या। सी कह रहा है कि क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है क्या। और अगला कह रहा है कि जब पहेली बी से सी पर चली जाती है तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है। ये हमें दर्शाना है, बताना है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर हमको बताने हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर डायग्राम जो है वो कैसा बनेगा। डायग्राम कैसा बनेगा वो बना के मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दिया है। अब ये कैसे बनाया है आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर तो क्या है, बिंब है, मतलब वस्तु है यहाँ पर कोई, और ये समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के जितनी दूरी कोई वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया, यहाँ पर क्या है, इसका बिंब बना दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर बन गया इसका प्रतिबिंब, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु खुद रखी होती है। ठीक है, अब पहला प्रश्न आप लोगों का देखिए। अब यहाँ से पहेली इसको देख पा रही है और बूझो भी इसको देख पा रहा है। अब पहला प्रश्न क्या पूछा है कि ए पर स्थित किसी वस्तु के समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो स्थिति के लिए तो आप आंसर क्या लिख सकते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, ए पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे है। क्या कहा मैंने कहा कि ए पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे है। ठीक है, ए का आंसर तो हो गया ये। इसी में है प्रश्न बी, क्या स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है। अब डायग्राम में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है। यहीं पे इसका आंसर हो गया। क्या को हटा दो, ऐसा का ऐसा आंसर लिख दो। लिख सकते हो कि स्थिति बी से पहेली प्रतिबिंब को देख सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है गए कि क्या स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। तो इसका आंसर भी यही है। इस क्या को हटा दो और लिख दो कि स्थिति सी से बूझो इस प्रतिबिंब को देख सकता है। किस प्रतिबिंब को, ए के प्रतिबिंब को, ये भी जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में दे रखा है चौथा, कि जब पहेली बी से सी पर चली जाती है। देखो, पहेली बी से सी पर चली गई
तो ए का प्रतिबिंब किस ओर खिसक जाता है, इसका आंसर भी आप लोगों को लिखना है। तो देखिए इसका आंसर है कि ए का प्रतिबिंब कहीं नहीं खिसकेगा। ए का जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है वो कहीं नहीं खिसकेगा। पहेली के बी से सी पर जाने पर भी ये पहले वाली जो जगह है उस पर ही रहेगा। यानी पहेली बी से सी पर जाए या बूझो सी से बी पर आए, इस ए का प्रतिबिंब जहाँ है वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर भी आप लोगों को मिल जाता है और इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर जो हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। अगर अब भी आप लोगों को किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। सबको बता दीजिए कि इस चैप्टर जो है 16वां चैप्टर है उसके प्रश्नोत्तर भी इस चैनल पर अपलोड हो गए हैं। एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.